बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स 9th क्लास न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इस वीडियो के अंदर हल किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के एतबार से, एजुकेशन के हवाले से उन्हें एग्जिस्ट किया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को सुनने के बाद, ये वीडियो देख लेने के बाद, मैं गारंटी देता हूँ आपको, बड़े दिल से ये बात करता हूँ कि तीसरा चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं डायनामिक्स की 9th क्लास के, वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेंगे बल्कि बड़े आसान बन जाएंगे। और उसकी कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स को कैसे पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स के अंदर कैसे डाटा जो है आपने फाइंड आउट करना है, न्यूमेरिकल्स के हवाले से सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सिखाई हैं। और आखिर में न्यूमेरिकल्स हल करने का सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मिसाल मेरी सुन लें। सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को जहन में रखें और फिर आप यकीन जाने न्यूमेरिकल सारे हल हो जाएंगे। हाँ जी, मिसाल के तौर पर आपको चावल दे दिए जाते हैं, आपको दूध दे दिया जाता है, आपको शुगर यानी चीनी दे दी जाती है, आपको चाय दे दी जाती है, आपको टेम्परेचर का सामान दे दिया जाता है और आपको नमक दे दिया जाता है और चीज़ें दे दी जाती हैं। इसे कहते हैं गिवन डाटा, यानी दूध, चावल, चीनी, शुगर, नमक, चाय, इसे कहते हैं गिवन डाटा। आपको डाटा ये दे दिया गया है, ये आपको डाटा दे दिया जाएगा, दे दिया जाता है। अब जिसने फरमाइश करनी है, उसने आपसे डिमांड करनी है कि मुझे चाय बना दें। अब ये है टू फाइंड, आपने क्या करना है, चाय बनानी है। तो चाय बनाने के लिए आपको चाय बनाने का फार्मूला आना चाहिए। ये फिर उसकी मर्जी, अगर वो आपको कह दे कि मीठी खीर बना दो, सामान ये दिया हुआ है, तो आपने वहां से मीठी खीर बनानी है, स्वीट डिश बनानी है। ये उसकी मर्जी है कि वो चाय बनवाता है, मीठी खीर बनवाता है, या फिर चावल जो है, नमकीन जो चावल है, पुलाव, बिरयानी जिसे कहते हैं, वो बनवाता है। ये फिर उसकी मर्जी है। यानी आपको डाटा दिया जाएगा, चावल, दूध, चीनी, नमक, टेम्परेचर, आग का सामान और मुख्तलिफ मसाला जात। चाय बनानी है, अगर वो कहते हैं कि चाय बनाओ इनमें से, तो आपने जो फार्मूला लगाना है, जो कुलिया लगाना है, वो चाय का लगाना है कि 1 किलो दूध होगा, आधा उसमें चीनी डाल दी जाएगी 100 ग्राम, उसमें थोड़ी सी चाय डाल दी जाएगी 20-30 ग्राम, उसके फिर टेम्परेचर दे दिया जाएगा, उसे बॉयल किया जाएगा। ये है फार्मूला चाय बनाने का। अगर वो कहे कि स्वीट डिश बनानी है, खीर बनानी है, तो साफ ज़ाहिर है फिर आप दूध उसमें डालेंगे, उसके अंदर चावल डालेंगे, उसके अंदर चीनी डालेंगे, यकीनन ये फिर स्वीट डिश यानी खीर बन जाएगी। इसी तरह वो कह रहे कि नमकीन, यानी आपको डाटा दिया जाएगा। अब साफ ज़ाहिर जब चाय बनवा रहा है, उसमें आप कभी भी नमक नहीं डालेंगे, कभी भी उसमें बिरयानी मसाला नहीं डालेंगे, उसमें वो 3 से 4 चीज़ें जो हैं वो डाल देंगे, चाय बन जाएगी। इसी तरह न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे पहले आपको मवाद दिया जाएगा, डाटा दिया जाएगा। आपने उस डाटे को गौर से देखना है कि इसमें ये वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, मास दिया है, ये दिया है। कुछ चीज़ें फालतू भी वो दे देगा। आपने फिर फाइंड आउट जो करना है, उसका फार्मूला देखना है। फार्मूला देखने के बाद आपने वो चीज़ मालूम कर लेनी है। सेम सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर हम ऐसे ही करेंगे। डाटा दिया जाएगा, वो डाटा आप लिख लेंगे, फाइंड क्या करना है, मालूम क्या करना है, वो आप देख लेंगे। फिर उसका फार्मूला क्या होगा, वो आपने वहां पे अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए वीडियो। इसी तरह फिजिक्स, बाकी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर 9th क्लास, केमिस्ट्री 9th क्लास, इनकी अपलोडिंग का सिलसिला जारी है। प्ले लिस्ट क्रिएट मैंने की हुई हैं, जाएं वहाँ पर और अपने मुताबिक जो आप पढ़ना चाहते हैं ज़रूर वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट सेक्शन मौजूद है, कमेंट देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 उसके न्यूमेरिकल्स, पहले 3 न्यूमेरिकल की हम स्टेटमेंट देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल जी, एक 10 किलोग्राम मास है, एक हमवार उफ़क़ी सतह पर पड़ा हुआ है, हमवार उफ़क़ी सतह पर पड़ा हुआ है। 5 न्यूटन की एक फोर्स ब्लॉक पर लगाई जाती है। ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन और 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी,
ये आपने फाइंड आउट करना है। तो मैंने न्यूमेरिकल के अंदर इसे बड़ी तफसील के साथ, डिटेल के साथ बताया कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है, 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तो उसकी जो फोर्स होती है या उसकी सतह होती है वो बिल्कुल सेम ये उसकी सतह है। इसके ऊपर कोई मास पड़ा है तो इसके ऊपर ये फोर्स लगेगी, इसे उसकी फोर्स कहते हैं। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे सरफेस की बात की गई है, उसकी इसे कहा जाता है। एक्सेलरेशन मालूम करना है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकंड। अच्छा, ये सारी मैंने चीज़ें इसी तरह एक शख्स का मास 80 किलोग्राम है, यानी कि 80 किलोग्राम उसका मास है, ठीक है जी। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर उसका वेट क्या होगा। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन मून, चांद के ऊपर उसका कितना वेट होगा। जो ग्रेविटी है मून के लिए वो 1.6 होती है। बड़ी डिटेल के साथ मैंने इस न्यूमेरिकल को डिस्कस किया है वीडियो के अंदर, ज़रूर इसे चेक कीजिएगा। यानी चांद पर आपने मालूम करना है वज़न, ज़मीन पर वज़न मालूम करना है, और साफ ज़ाहिर है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन चांद पर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ज़मीन के लिए ये कीमत 10 होती है। बड़ी डिटेल के साथ मैंने इसे डिस्कस किया है वीडियो में, ज़रूर चेक करें। इसी तरह तीसरा जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है, 800 किलोग्राम की एक गाड़ी है जिसकी आपने वेलोसिटी 10 से उठाकर 10 सेकंड में 10 मीटर सेकंड से बढ़ाकर 30 मीटर सेकंड तक लेके जाने के लिए कितनी फोर्स, यानी एफ फाइंड करना है आपने। कि टाइम 10 सेकंड दिया है, वी आई 10 मीटर पर सेकंड है, वी एफ 30 मीटर पर सेकंड। बड़ी डिटेल के साथ इसे डिस्कस किया गया है। यही बातें हैं, वट फोर्स यानी फोर्स फाइंड करनी है रिक्वायर्ड टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार। 800 किलोग्राम की कार है, 10 मीटर पर सेकंड से आपने 30 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड करनी है, तो 10 सेकंड में। तो ये 10 मीटर पर सेकंड ये वी आई है, 30 मीटर पर सेकंड ये वी एफ है, इन 10 सेकंड ये टाइम है आपके पास। ये सारी चीज़ें डिटेल डिस्कशन के साथ मैंने वहाँ पे डिस्कस की हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स आज हम हल करेंगे। बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स किसी भी चैप्टर के। न्यूमेरिकल्स के नंबर पक्के नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल्स का नंबर कट नहीं सकता, सिंपल मैथमेटिक हिसाब किताब के होते हैं। आइए सीखते हैं चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स 9th क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और तमाम न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल 3.1। अच्छा, सबसे पहले हमें जो डाटा दिया गया है कि एक मास m है जो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी उफ़क़ी लाइन या उफ़क़ी सतह या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल यानी इसके ऊपर पड़ा हुआ है। यानी एक मास m है जो 10 किलोग्राम है, वो पड़ा हुआ है, कहाँ पर पड़ा हुआ है, उफ़क़ी सतह के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। अगर ये पड़ा हुआ है तो इससे मुराद ये है कि इसकी इब्तदाई वेलोसिटी यानी वी आई वो ज़ीरो होगी, क्योंकि ये प्लेस्ड है, ये पड़ा हुआ है, तो वी आई ज़ीरो होगी। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये पड़ा हुआ है, वी आई ज़ीरो होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। मास कितना है, 10 किलोग्राम का है। नेक्स्ट इसके ऊपर फोर्स 10 न्यूटन, वो भी एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लग रही है, उफ़क़ी तौर पर लग रही है, इस सिमत में लग रही है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेंगे कि वी आई ज़ीरो है, मास 10 किलोग्राम है, फोर्स 5 न्यूटन इसके ऊपर, सॉरी ये 5 न्यूटन लग रही है, वहाँ पे 10 न्यूटन लिखा हुआ है। इसी तरह टाइम 5 सेकंड दिया हुआ है। अच्छा, क्योंकि ये ब्लॉक मास इसका 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम का है, पड़ा हुआ है, तो वी आई ज़ीरो है। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, मालूम क्या करना है। हमने पहले नंबर पे एक्सेलरेशन यानी ए मालूम करना है, फिर हमने फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ मालूम करना है। एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी। अब हम एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी के फार्मूलाज को देखेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वो फार्मूला लगाने के बाद हम सिंपल आंसर निकाल देंगे। आइए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का फार्मूला देखते हैं। हम जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू एम ए होता है। ये वैसे ये जो मैंने बनाया हुआ है ये आपको समझाने के लिए बात बताई हुई है। F किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है।
तो हम एफ ऊपर लिख लेंगे, एम ए नीचे लिख लेंगे। तो हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन ए। तो आप ए के ऊपर हाथ रखें, जो बचता है वही फार्मूला है जी। ए के ऊपर हाथ रख लिया हमने, क्या बच रहा है? सिंपली एफ ओवर एम बच रहा है, एफ ओवर एम। तो एफ ओवर एम बेसिकली यही ए की वैल्यू है, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। आइए देखते हैं। तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एम मालूम करना है, एम मालूम करना होता तो आप क्या करते? एम पर सिंपली हाथ रखते। जैसे ही आपने एम पे हाथ रखा तो क्या बचा? एफ ओवर ए। यानी फिर एम का फार्मूला क्या होगा? एफ ओवर ए। लेकिन यहां पर हमने एक्सेलरेशन ए मालूम करना है, तो ए के ऊपर आप हाथ रख लें। ये रख लिया हाथ, तो क्या बचा? एफ ओवर एम। डियर स्टूडेंट, दिस इज फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ए का फार्मूला लगाएं, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। जी हमने फार्मूला लिख लिया है, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। एफ की वैल्यू क्या है? 5 है। एम की वैल्यू क्या है? 10 है। अगर आप एम को उस तरफ ले जाएं, एफ इज इक्वल टू एम में बन जाएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। एफ की वैल्यू 5 है, एम की वैल्यू 10 है। इन वैल्यूज को यहां पर लगाएं और सिंपली इसे हल कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। 5 ओवर 10 ये से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 ओवर 2। 1 ओवर 2 कितना होता है? 1 ओवर 2 होता है यानी एक का हाफ। एक का हाफ करेंगे कितना बन जाएगा? 0.5। यानी आप 1 को जब अंदर रखेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे, तो आप पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही पॉइंट लगाए, यहां पे 0 आ गया। 2 को किससे जरब देंगे? 10 बनेगा, तो 5 से जरब देंगे 2 को। 2 जरब 5 तो 0.5। इसका आंसर है 0.5। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? कई बच्चे सिर्फ यहां पे 0.5 लिख के पेपर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे के नंबर कट जाते हैं। याद रहे, मास की इकाई किलोग्राम दी हुई है, फोर्स की इकाई न्यूटन दी हुई है, टाइम की इकाई सेकंड दी हुई है। तो फिर जब इनकी इकाइयां या यूनिट्स दिए हुए हैं, तो एक्सेलरेशन का यूनिट भी आपको लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का यूनिट मैंने लेक्चर में करवाया था, एम एस की पावर -2। एक्सेलरेशन इज इक्वल का यूनिट होता है एम एस की -2। वो यूनिट लाजमी लिखें यहां पर, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। लो जी, हमने यूनिट लिख दिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम एस की -2। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमने टाइम फाइंड करना है कि टाइम कितना होगा, सॉरी वी एफ फाइंड करना है। एक्सेलरेशन मालूम करने के बाद हमने वी एफ फाइंड करना है। बड़ा ही सिंपल है जी। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। नाउ वी विल कैलकुलेट वी एफ। अब वी एफ का फार्मूला है, क्या फार्मूला है? वी एफ का फार्मूला है वी आई जमा ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मुसावात। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, वी आई आप वीडियो को पीछे करके देख लें, वी आई 0 है। वी आई की जगह पे 0 लगाएंगे, ए की जगह पे ए की वैल्यू 0.5 लगाएंगे। टाइम कितना है? टाइम आपके पास 5 सेकंड है, तो आप यहां पे वैल्यूज लगाएं। इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, 0 प्लस ए की जगह पे 0.5 और टी की जगह पे 5। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। पॉइंट खत्म कर दें आप। जैसे ही पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट की जहां पे 1 आ जाएगा और 5 की जहां पे 0 आ जाएगा। या ना भी खत्म करें, 5 को 0.5 से जरब करें तो कितना आंसर बनेगा? 2.5।
2.5। कैलकुलेटर पे करके देख लें, 5 को 0.5 से ज़रब करें 2.5, जीरो ऐड होगा, जीरो खत्म हो जाएगा, जीरो की कोई औकात नहीं, वैल्यू नहीं। यहां तक अगर आंसर लिखेंगे तो गलत है। वजह, क्योंकि यहां पे यूनिट नहीं लिखा हुआ, यहां पे इकाई नहीं लिखी हुई। यूनिट लिखेंगे, इकाई लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलेगा, वरना एग्जामिनर एक नंबर काट लेता होता है। डियर स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी की क्या इकाई है, क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड, यानी ms की पावर -1। एक्सेलरेशन होता है ms की पावर -2। वेलोसिटी होता है ms की पावर -1। जी, हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास वैल्यू भी है और साथ आपने इकाई भी लिखी, अब बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये न्यूमेरिकल हल हो चुका है। वेरी इजी था, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। नेक्स्ट करते हैं जी, बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल है, पेपर के अंदर आने के इसके बड़े ही चांसेस होते हैं। बड़ा मशहूर न्यूमेरिकल है कि एक इंसान है या एक आदमी है या एक लड़का, कोई भी है यहाँ पे, उसका मास 80 किलोग्राम है। अच्छा, 80 किलोग्राम यानी 2 मन का बंदा है, यानी उसका मास 80 किलोग्राम है। ये हमें दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि मालूम करें। क्या मालूम करना है जी? इस आदमी का अर्थ पर, यानी अर्थ क्या है? जो ज़मीन है, ज़मीन पर इस आदमी का कितना वेट होगा। और चांद पर, चांद आपने देखा ही है, चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो चांद पर अगर इस आदमी को भेज दिया जाए, अगर ये चांद पर आ जाए, तो फिर इसका वेट कितना होगा? वो मुझे यहाँ पे वो बात याद आ रही है कि ज़ोरों से मेरा दिल धड़कता है, किसी और की छत पर मेरा क्यों चांद चमकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी उम्र ऐसी है, आप इस तरह की बातें सुनते रहते हैं, लिहाजा इन बातों पे तवज्जो ना करें कि किसी और की छत पर मेरा चांद क्यों चमकता है। बस इस चांद के ऊपर इस बंदे का वेट निकालें आप जी। तो फ़र्क क्या है मून और अर्थ में? क्या फ़र्क है? याद रहे, अर्थ है वो भी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ की भी ग्रेविटी होती है, कितनी है यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मून की अपनी ग्रेविटी होती है, चांद की अपनी कशिश होती है। चांद भी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन कितनी ग्रेविटी है? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्योंकि जी की वैल्यू का फ़र्क है, ये जी 10 है, ये जी 1.6 है, जो फार्मूला है W = mg, उसमें जी आता है। साफ ज़ाहिर है, अर्थ के लिए जो जी है वो जी ई होगा और वहां पे हम 10 लगाएंगे। मून के लिए आप जी एम लिखेंगे, जी एम से मुराद ग्रेविटी मून के लिए, जी ई से मुराद ग्रेविटी अर्थ के लिए। यहां पे मून के लिए 1.6 लगाएंगे। तो इस वजह से, क्योंकि जी की वैल्यू मून के लिए और है और जी की कीमत अर्थ के लिए या ज़मीन के लिए और है, तो लिहाजा हम जब यहाँ पे वैल्यू मुख्तलिफ लगेंगी तो वेट जो है, डब्ल्यू से मुराद वेट जो है, वज़न, यानी कि डब्ल्यू से मुराद वेट, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून, ये मुख्तलिफ आएंगे। आइए हल करते हैं इन्हें, यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मून की ग्रेविटी उसने 1.6 दी हुई है, अर्थ की ग्रेविटी हमें याद होती है 10 होती है। तो अब ये बंदा अगर अर्थ पर होगा तो फिर क्या होगा? फिर इसका वेट कितना होगा? यही बंदा अगर मून पर होगा फिर इसका वेट कितना होगा? जब अर्थ पर होगा, 80 को हम अर्थ वाले से ज़रब दे देंगे 10 से, 800 किलोग्राम बन जाएगा। जब मून पे होगा तो 80 को आप 1.6 से ज़रब दे देंगे। आइए सीखते हैं, वेरी सिंपल। वैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल सारा ही हल करवा दिया है। सबसे पहले हम ऑन अर्थ आ जाएंगे, W = mg फार्मूला है। अर्थ पर हम जी के साथ छोटा सा ई लगा देंगे और W के साथ भी ई लगा देंगे। इसका मतलब है वेट ऑन अर्थ, या फिर ज़मीन पर वज़न। आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं या उर्दू मीडियम, आप सिंपली ये बात लिखेंगे, सारी बात समझ आ जाती है। लेट अस स्टार्ट। इज इक्वल टू m कितना है? 80, और जी ई कितना है? 10। 80 से 10 कितना हो गया? 800।
क्या ये आंसर ठीक है? अब तक यहां तक हमने लिखा है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके साथ यूनिट नहीं लगा हुआ। यूनिट लगाएंगे तो ठीक होगा। तो वेट का यूनिट क्या होता है? वेट का यूनिट होता है न्यूटन। आप इसके साथ सिंपल न्यूटन एन लगा दें, आपका आंसर आ गया है। ये वेट ऑन अर्थ होगा। लो जी, हमने जमीन के ऊपर उस बंदे का इस यहां पर जो वजन है कितना है, वो 800 न्यूटन है, हमने निकाल लिया है। इसी तरह हम मून के ऊपर निकालते हैं। तो यकीनन जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, जिन्होंने पूरी बात सुनी है, उन्हें समझ आ जाएगा कि बंदा तो यहां पे भी वही है, यहां पर भी वही है। क्या मतलब? 80 किलोग्राम वाला ये बंदा यहां पे भी 80 किलोग्राम का है, लेकिन यहां पर भी 80 किलोग्राम का है। मास तो इधर भी 80 किलोग्राम लगा, इधर भी लगा, लेकिन मून की ग्रेविटी 1.6 है। आइए सीखते हैं जी। इज इक्वल टू एम की जहां पे हम 80 लगाएंगे, इसकी जहां पे 1.6 लगाएंगे। अब हम पॉइंट को खत्म करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। इधर 1 आ गया, इधर 0। 10 ज़रब 8 80, और ये 16 ज़रब 8 करेंगे तो वो 144 बनता है। 16 ज़रब 8 सॉरी ये 128 बनता है। 16 ज़रब 8 करके देख लें जी। 8 ज़रब 6 48, 8 4 8 128 बन गया। तो ये 128। क्या ये आंसर ठीक है? बार बार आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर ठीक नहीं है। इसके साथ यूनिट लगा होना चाहिए। तो क्या यूनिट है वेट ऑन मून का? न्यूटन यूनिट है, न्यूटन। यहां पे आप न्यूटन लगा दें। डेट इज योर आंसर, 120 न्यूटन। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। वेरी यकीनन आपको बात समझ आ रही होगी। हाँ जी, पार्ट नंबर 3.3, न्यूमेरिकल नंबर 3.3। वेरी अब आप देख लें कितने मुश्किल न्यूमेरिकल है। अच्छा, यहां पे कहा गया है कि एक कार है, हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स हमें लगानी है इस कार पर कि आपकी जो स्पीड 10 से बढ़कर 30 हो जाए। अब देख लें यार, ये कितना मुश्किल न्यूमेरिकल। ये कार है, इस कार पर कितनी फोर्स लगे, यानी एफ आपने फाइंड करना है कि जो स्पीड है आपकी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 30 मीटर पर सेकंड हो जाए, यानी वी आई 10 से 30 हो जाए। कितने टाइम के अंदर? 10 सेकंड के अंदर। अच्छा, कार का मास कितना है? 800 किलोग्राम। तो पूरा न्यूमेरिकल क्या हुआ? एक कार जिसका मास 800 किलोग्राम है, उसके लिए हमें कितनी फोर्स दरकार है, ये कितनी फोर्स चाहिए 10 सेकंड के अंदर कि उसकी स्पीड 10 से बढ़कर 30 हो जाए। तो हमने एफ फाइंड करना है। आइए एफ फाइंड करते हैं। वेरी सिंपल है जी ये न्यूमेरिकल। एफ इज इक्वल टू एम में एम, हाँ जी, एफ इज इक्वल टू एम में न्यूटन सेकेंड लॉ है। अच्छा, एम हमने वैसे लिख दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में तब्दीली वक्त के लिहाज से। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लगा दें, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी वेलोसिटी में तब्दीली वक्त के लिहाज से। हाँ जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने लगा दी वेलोसिटी में तब्दीली, यानी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब बहुत ही सिंपल हो गया जी न्यूमेरिकल। एम की जहां पे एम की वैल्यू लगाएं, एम कितना है? 800 किलोग्राम। एम की जहां पे एम की वैल्यू लगाएं, अभी एम की जहां पे हम 800 उसकी वैल्यू लगाएंगे, वी एफ की जहां पे साफ ज़ाहिर है 30 लगाएंगे, और वी आई की जहां पर हम 10 मीटर पर सेकंड लगाएंगे। आप चेक कर सकते हैं। तो इन वैल्यूज़ को यहां पर लगाएं। आंसर आ चुका है, आंसर इज़ रेडी। कोई उसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपने वैल्यूज लगाई हैं। एम की जहां पे एम की वैल्यू
एम की जहाँ पे एम की वैल्यू 800, वी एफ 30 लगा दिया, वी आई 10 लगा दिया, ये 10 30 में से 10 गया, साफ ज़ाहिर है 20 रह गया, 20/10 2 आंसर आ जाएगा। अब 800 को जब 2 से ज़रब करेंगे तो 1600 बनेगा। एक दफ़ा फिर बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। क्या ये आंसर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं लिखा हुआ। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, आखिर में आपने लाजमी लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे आपका एक नंबर यहाँ से काट लिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर चेक करने का भी मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, कैसे नंबर कटते हैं या कैसे नंबर काट लिए जाते हैं मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। 800 मल्टीप्लाई बाय 2 1600, ये अददी कीमत है। इसका यूनिट, क्योंकि फोर्स फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट लाजमी आप लिखेंगे, यूनिट इसका न्यूटन है। तो फोर्स का आंसर हमारे पास 1600 न्यूटन आ गया है। That is your required आंसर। यही आपको आंसर चाहिए था। इतनी फोर्स चाहिए आपको उसकी इब्तदाई स्पीड 10 से 30 मीटर पर सेकंड करने के लिए। अब आपको नहीं, आपने नहीं धक्का लगाना कार को, गाड़ी का इंजन है वो फोर्स लगाता है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर चौथा और पांचवा, इसकी स्टेटमेंट इकट्ठी पढ़ेंगे। इसे इकट्ठा हल किया गया है। 5 ग्राम मास की एक गोली है जी, बंदूक से चलाई गई है। गोली की स्पीड 300 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, वेलोसिटी से निकलती है। अगर बंदूक का मास 10 किलोग्राम है तो बंदूक की पीछे की तरफ स्पीड को अंग्रेजी में रिकॉइल स्पीड कहा जाता है। तो यहाँ से भी देख लें, वही 5 ग्राम की गोली है, स्पीड 300 मीटर। इफ मास, गन का मास 10 किलोग्राम है, फाइंड द रिकॉइल स्पीड। जो जैसे गोली आगे की चलेगी ऐसे, तो गन ऐसे पीछे हटेगी, ऐसे पीछे करके हटेगी, वो हमने मालूम करनी है। अच्छा, पांचवा न्यूमेरिकल क्या है जी? एक खलानवर्द, उसका मास 75 किलोग्राम है, 300 ग्राम का एक रेंच है। अच्छा, याद रहे ये ग्राम है तो इसे किलोग्राम में आप बदलेंगे। जैसे यहाँ पे 5 ग्राम था, इसे भी किलोग्राम में बदलेंगे। उसकी स्पीड 3.5 मीटर पर सेकंड है। मालूम क्या करना है? खलानवर्द की स्पीड जिससे वो पीछे की तरफ हरकत करता है। खला जब वो नवर्द का 30 मिनट में तय करदा फासला, क्योंकि वो जब वो रेंच नीचे की तरफ ऐसे फेंकता है तो खला नवर्द पीछे की तरफ जाता है, तो हमने वही रिकॉइल स्पीड जो है वो मालूम करनी है पीछे की तरफ। और ये सेम यहाँ पे वही बात, एस्ट्रोनॉट है, 70 किलोग्राम है, 300 ग्राम का रेंच फेंकता है। द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल्स अवे, पीछे की तरफ। और ये इकट्ठे हल किए गए हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये न्यूमेरिकल करेंगे। आपको नजर आ रहा है इसमें एक हमारे पास बंदूक है। आप बंदूक उस बंदे ने उठाई हुई है, गोली चलाता है 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, गोली आगे की तरफ जाती है। याद रहे जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक को ऐसे पीछे की तरफ झटका लगता है, यानी आप गोली ऐसे चला रहे हैं तो बंदूक पीछे की तरफ ऐसे झटका लगेगा। जो पीछे की तरफ झटका लगता है बंदूक की वजह से, उसे हम रिकॉइल स्पीड कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रिकॉइल स्पीड। रिकॉइल स्पीड यानी पीछे की तरफ जो स्पीड है वो हमने इस न्यूमेरिकल्स के अंदर फाइंड करनी है। आइए देखते हैं जी। हमारे पास ये कहा गया है कि ये हमारे पास एक गन है, एक बंदूक है जो कि 10 किलोग्राम की है। एम जी से मुराद गन है, जी ये लिखा हुआ है, जी से मुराद गन है, और बी से मुराद बुलेट है, गोली है। यानी ये गन है 10 किलोग्राम की। यहाँ पे जब गोली चलाई जाती है, गोली 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वी से मुराद है, वी से मुराद स्पीड है और बी से मुराद बुलेट, यानी कि गोली की जो स्पीड है उसे हम वी से हमने जाहिर किया हुआ है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बंदूक जो है दिखाई गई है। इस बंदूक का, इस गन का जो मास है 10 किलोग्राम, यानी 10 किलोग्राम की ये बंदूक है। अच्छा, ये जी लिखा हुआ है, जी से मुराद गन होता है। एम जी से मुराद है मास ऑफ गन, यानी कि गन का मास, बंदूक का मास 10 किलोग्राम आपके पास बंदूक है। अच्छा, उसे जब चलाया गया है, यहाँ से ये दबा के, ट्रिगर या इसे घोड़ा कहते हैं, इसे दबा के ऐसे चलाई गई है, तो ये गोली की स्पीड
300 मीटर पर सेकेंड है, यानी वी बी से मुराद है, वी से मुराद स्पीड है और बी से मुराद है बुलेट की स्पीड। बुलेट की स्पीड जो है वो 300 मीटर पर सेकेंड है। ये गिवन डाटा है हमारे पास जी। तो साफ जाहिर है जी, जो बुलेट का जो मास है, मास ऑफ बुलेट, वो 5 ग्राम है। याद रहे गन का मास 10 किलोग्राम है, के आ गया किलोग्राम, लेकिन बुलेट बहुत छोटी होती है ना, तो उसका मास ग्राम में दिएगा 5 ग्राम। हम इस 5 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे क्योंकि गन का मास किलोग्राम है और किलोग्राम ही आपका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई यूनिट है, तो ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे। अच्छा, इसमें हमने फाइंड क्या करना है? साफ ज़ाहिर जैसे ही गोली चलेगी तो गन थोड़ी सी ऐसे पीछे की तरफ झटका लेगी, उसे कहते हैं रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। रिकॉइल स्पीड ऑफ गन यानी वी जी आपने फाइंड करना है। वी जी मीन स्पीड ऑफ गन, बंदूक की पीछे की तरफ स्पीड। आइए मालूम करते हैं। वेरी सिंपल है जी ये न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम ये बुलेट का मास ग्राम में है, इसे हम किलोग्राम में बदलेंगे, वजह क्योंकि गन का मास किलोग्राम के अंदर है। आइए लेट अस स्टार्ट। जी, हम अब ये ग्राम में है, किलोग्राम में कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। आप ऊपर किलो से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे जो है हम किलो की वैल्यू लगा देंगे। इस जगह पे किलो से मल्टीप्लाई कर दें, ग्राम के साथ किलो को मल्टीप्लाई कर दें और किलो की वैल्यू होती है 1000, 1000, उस वैल्यू को नीचे भी लगा दें। आइए देखते हैं, लेट अस स्टार्ट। क्या करना है? आप किलो से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर के से मल्टीप्लाई करेंगे और के की कीमत 1000 होती है, उस कीमत को नीचे लिख देंगे। क्योंकि के की कीमत 1000 है तो के से मल्टीप्लाई भी कर दिया आपने, के की कीमत 1000 है, 1000 से डिवाइड कर दें। लो जी, हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, 5/1000 है जी। तो आगे क्या होगा? साफ ज़रा 5 को 1000 पे तकसीम करेंगे तो कितना बनेगा? 1, 5 लिखेंगे, 1 2 3। हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 वैल्यूज हैं, तो 3 चलेंगे हम आगे, यानी कि 1 2 3 है तो 5 लिख के इसे गिनेंगे। यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 पे 0 लगा देंगे, 3 पे 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे जी। 1000 पे तकसीम करना है, 1 2 3, पॉइंट लगा दिया। आपके पास मास ऑफ बुलेट ये आ चुका है, ये हमने बदल दिया है, यानी मास ऑफ बुलेट किलोग्राम में हमने चेंज कर दिया है। ग्राम में था, किलोग्राम में चेंज कर दिया। अब ये तमाम वैल्यूज जो हैं हम नीचे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है? बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। बंदूक का मोमेंटम बराबर होगा गोली का मोमेंटम। माइनस साइन क्यों लगाया है? क्योंकि बंदूक और गोली की स्पीड अपोजिट होगी। बंदूक का मोमेंटम बराबर होगा गोली का मोमेंटम। माइनस का मतलब है बंदूक इस तरफ जाएगी और गोली तेजी से इस तरफ चली जाएगी। इसे कहते हैं हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्या फार्मूला है? बंदूक का मोमेंटम बराबर होगा गोली का मोमेंटम। बंदूक का मोमेंटम, अगर गोली ऐसे चला रहे हैं हम, ऐसे करके गोली चलाई, गोली आगे की तरफ जाएगी, बंदूक थोड़ा सा ऐसे पीछे हट जाएगी। माइनस का मतलब क्या हुआ कि दोनों की डायरेक्शन जो है, दोनों की जो सिमत है वो डिफरेंट होगी जी। अब हम फार्मूला लगाएंगे। बंदूक का मोमेंटम क्या होगा? बंदूक का मास मल्टीप्लाई बाय बंदूक का वेलोसिटी। हाँ जी, बंदूक का मास कितना होगा? सारे चेक करें जी। बंदूक का मास है mg, बंदूक की वेलोसिटी vg हमने मालूम करनी है। mg मल्टीप्लाई बाय vg बराबर होगा माइनस गोली का मोमेंटम क्या होगा? गोली का मास कितना है? mb, गोली की वेलोसिटी कितनी है? vb, mb मल्टीप्लाई बाय vb। आइए सीखते हैं, लेट अस स्टार्ट।
हम इसे सिंपली जो रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन में जी को बड़ा लिख लेंगे। तो क्या होगा बंदूक का मोमेंटम, बंदूक का मास यानी mg मल्टीप्लाई बाय बंदूक की स्पीड यानी vg। आइए यहां पे लिखें mg vg इज इक्वल टू, माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब है जैसे गोली चलाएंगे गोली आगे की तरफ जाएगी और बंदूक ऐसे पीछे हटेगी, दोनों की सिमत क्योंकि मुखालिफ है तो माइनस साइन आएगा, इज इक्वल टू माइनस गोली का मोमेंटम क्या होगा, गोली का मास यानी एम बी से हमारा बुलेट गोली मल्टीप्लाई बाय गोली की वेलोसिटी वी बी। यकीनन आपको यह फार्मूला समझ आ चुका होगा। अब क्योंकि हमने रिक्वायर्ड स्पीड फाइंड करनी है, क्या मतलब, हमने वी जी मालूम करनी है, तो इसे यहां पर रखें, इसे यहां पे नीचे ले आए। लो जी, हमारे पास फार्मूला बन चुका है। अब इस फार्मूले के अंदर एम बी की वैल्यू लगाएं, वी बी की वैल्यू लगाएं, एम जी की वैल्यू लगाएं, तीनों वैल्यूज आपके पास ऊपर दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा आपकी तसल्ली करवा देता हूं। एम बी है हमारे पास ये वाली वैल्यू 0.005, वी बी की वैल्यू हमारे पास 300 मीटर पर, ये यहाँ पे 300 लगा देंगे। एम जी की वैल्यू है हमारे पास ये 10 किलोग्राम, ये वाली वैल्यू। आइए वैल्यू लगाते हैं और हम जवाब निकाल लेते हैं। सिंपल वो वाली वैल्यू यहां पे लगा दें। हाँ जी, एम बी इज इक्वल टू 0.005 और मल्टीप्लाई बाय वी बी 300 है। एम जी कितना है हमारे पास, 10 है, 10। इस सबको जब हम हल करेंगे ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। 30 को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 30 को हम -0.005 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। कैलकुलेटर उठाएं और सिंपल वैल्यूज ये लगाएं, आपके पास आंसर -0.15 मीटर पर सेकेंड आ गया। MS की पावर -1, माइनस का मतलब है कि जो गन की स्पीड है, गन की स्पीड है वो अपोजिट है किसके, गोली की स्पीड पे। यकीनन आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है जिसमें हमारे पास सिंपली ये बताया गया है कि न्यूमेरिकल नंबर 3 कि हमारे पास एक खला नवर्द है, एक एस्ट्रोनेट है। एस्ट्रोनेट आप यकीनन समझते हैं, वो जब जहाज़ पर जाते हैं, जब ऊपर बुलंदी पे जाकर जहाज़ से छलांग लगाते हैं और ये वाला जो पैराशूट है इसे ओपन कर देते हैं और वो हवा में परिंदों की तरह ऐसे उड़ते नज़र आते हैं, इंसान ही होते हैं। अच्छा, एक एस्ट्रोनेट है खला के अंदर जिसका मास 70 किलोग्राम है। वो एक रेंच यकीनन उसके हाथ में जो आला होता है, रेंच उसे फेंकता है। रेंच का मास कितना होता है, 300 ग्राम। याद रहे ये 300 ग्राम है, इसे भी हम किलोग्राम में बदलेंगे। दोबारा बात करते हैं कि एक एस्ट्रोनेट है, एक खलानवर्द है, वो हवा में 300 ग्राम का एक रेंच जो है, ये रेंच मैंने बनाया है वैसे आपको समझाने के लिए, ये नीचे फेंकता है 300 ग्राम का। कितनी स्पीड के साथ, W से मराद रेंच होता है, W से मराद रेंच, W मीन रेंच, V मीन स्पीड। रेंच की जो स्पीड होती है वो 3.5 मीटर पर सेकेंड है, ये आपके न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई है। रेंच का जो मास है वो 300 ग्राम है। सबसे पहले हम इस 300 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। फाइंड क्या कर रहे हैं, ए से मराद होता है एस्ट्रोनेट, ए मीन एस्ट्रोनेट यानी खलानवर्द। खलानवर्द को अंग्रेजी में एस्ट्रोनेट कहते हैं। एस्ट्रो का ए छोटा सा शुरू में लगा दिया, यानी एम से मराद मास, ए से मराद एस्ट्रोनेट। एस्ट्रोनेट का मास कितना है, 70 किलोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड क्या करना है, एस्ट्रोनेट की स्पीड फाइंड करनी है। ए से मराद एस्ट्रोनेट, वी से मराद स्पीड, वी ए फाइंड करना है। वही सेम बात पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हमने बंदूक की स्पीड फाइंड की थी, यानी वी जी फाइंड किया था। यहाँ पे भी वही 3 ही वैल्यूज दी हुई हैं। साफ ज़रा जब ये नीचे रेंच को फेंकेगा, ये पीछे की तरफ मूव करेगा और रेंच आगे की तरफ मूव करेगा।
तो ये वही हम मोमेंट एस्ट्रोनेट वही माइनस वाला साइन आ जाएगा, क्योंकि स्पीड डिफरेंस है, स्पीड का दोनों में फर्क है। ये पीछे की तरफ मूव करेगा, जैसे ही रेंच ऐसे नीचे की तरफ फेंकेगा तो साफ जाहिर है जो खला नवर्द है ये पीछे मूव करेगा, रेंच आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसने जोर आगे की तरफ लगाया है रेंच फेंकने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वी ए फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनेट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में एस्ट्रोनेट ये जो कितना फासला तय करेगा ये भी फाइंड करना है। आइए सीखते हैं जी। सिंपल वही फार्मूला, मोमेंटम ऑफ एस्ट्रोनेट बराबर, यानी इस एस्ट्रोनेट का मोमेंटम खला नवर्द का मोमेंटम बराबर होगा मोमेंटम ऑफ रेंच, इस रेंच का मोमेंटम। माइनस का मतलब क्या है, रेंच इस तरफ मूव करेगा और खला नवर्द उस तरफ मूव करेगा। इससे पहले कि हम इसकी कैलकुलेशंस करें, सबसे पहले इस ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं। आइए कैसे बदलते हैं देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। जी, जब हम ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा, यहां पे किलो को ज़रब कर देंगे और किलो की कीमत कितनी होती है 1000। ये मैंने लगाई आपके सामने, तो किलो की कीमत 1000 नीचे लगा देंगे। लेट अस स्टार्ट। हमने यहां किलो से मल्टीप्लाई किया है, आप चेक कर सकते हैं, किलो से मल्टीप्लाई किया है, ग्राम है, किलो को मल्टीप्लाई किया है, तो किलो की कीमत 1000 नीचे लगा दें यहां पे और फिर हल कर लें, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 1000 नीचे लगाएं, ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगी, 3/10 कितना आंसर बनेगा, 3/10 0.3। लो जी, हमने इसे किलोग्राम में बदल लिया है, सॉरी ये किलोग्राम है। तो ये 0.3 किलोग्राम आपके पास ये बदला जा चुका है, यू कैन इजीली चेक। अब इन वैल्यूज को हम यहां पे लगाएंगे। आइए कैसे लगाते हैं। एम ए 70 किलोग्राम है, एम डब्ल्यू 300 ग्राम है, वी डब्ल्यू से मुराद है रेंच की स्पीड, और वी ए हमने फाइंड करना है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही रेंच खला नवर्द नीचे की ऐसे फेंकेगा, खला नवर्द पीछे मूव करेगा, रेंच आगे की तरफ मूव करेगा, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। यानी क्या मतलब हुआ, इससे मुराद ये है खला नवर्द का मोमेंटम बराबर होगा माइनस रेंच का मोमेंटम। माइनस इस वजह से रेंच की स्पीड ऐसे होगी, खला नवर्द की ऊपर की तरफ होगी। आइए, खला नवर्द का मोमेंटम क्या होगा, यानी एस्ट्रोनॉट का मोमेंटम होगा एस्ट्रोनॉट का मास मल्टीप्लाई बाय एस्ट्रोनॉट की स्पीड। एस्ट्रोनॉट का मास मल्टीप्लाई बाय, ये एस्ट्रोनॉट का मास मल्टीप्लाई बाय एस्ट्रोनॉट की स्पीड इज इक्वल टू, आगे क्या होगा, मास ऑफ रेंच मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ रेंच। ये मोमेंटम रेंच का है, ये मोमेंटम एस्ट्रोनॉट का है, क्योंकि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मोमेंटम होता है। माइनस का मतलब दोनों की सीमत अपोजिट होती है। हमने वी ए फाइंड करना है, हमने इस वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम करेंगे क्या, एम ए को इधर शिफ्ट कर देंगे, एम ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, एम ए उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी बटे में चला जाएगा। सारी वैल्यूज को यहां पर लगाएं। एम डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, एम डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास 0.3, वी डब्ल्यू यानी कि रेंच की स्पीड कितनी है 3.5 यहां पे लगा। नेक्स्ट
MA की खलानवर्द यानी एस्ट्रोनॉट का कितना मास है, कितना है जी 70 को नीचे लगाएं, कैलकुलेटर उठाएं, उठाने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें, आंसर रेडी है आपका जी। जब मल्टीप्लाई हमने 0.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इस पर डिवाइड किया, आंसर आपके पास आ चुका है। क्या यही हमारा आंसर है? कई स्टूडेंट यहाँ पे कहेंगे बस आंसर आ चुका है जो आप, लेकिन आंसर अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके एंड में, क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इसके एंड में स्पीड का यूनिट नहीं लगा हुआ, तो स्पीड का यूनिट जब तक नहीं लगाएंगे आपका आंसर कंप्लीट या मुकम्मल नहीं होगा। लिहाजा स्पीड का यूनिट लगाएं, फिर ये आंसर कंप्लीट है। याद रहे, अगर ये यूनिट ना लगाया जाए तो एग्जामिनर तकरीबन 1 नंबर आपका न्यूमेरिकल से काट लेता है। क्या ये हमारा न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गया है? नहीं, अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहला पार्ट तो कर लिया है, एस्ट्रोनॉट की स्पीड मालूम कर ली है। अब दूसरा जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2, ये हमने अभी तक नहीं किया। पार्ट नंबर ए हमने कर लिया है, एस्ट्रोनॉट की स्पीड हमारे पास -0.015 आ चुकी है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट, कि एस्ट्रोनॉट जो है खलानवर्द है, उसने 30 मिनटों में कितना फासला किया। याद रहे, हमने सेकंड के अंदर इसे बदल लें, 30 मिनट को सेकंड में बदल लें। आइए अब ये हल करते हैं। हाँ जी, टाइम 30 मिनट है, यानी 30 मिनट के अंदर एस्ट्रोनॉट ने कितना फासला तय किया। डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट, जो 30 मिनट है इसे सेकंड में बदलें। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यहाँ पे 60 सेकंड लगाएं, आपका टाइम सेकंडों में आ जाएगा जी। तो पहले टाइम को हम बदल लेते हैं, फिर सिंपल S = VT का फार्मूला लगाएं, जवाब आ जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले टाइम को हमने सेकंड में बदल लिया है। 30 मिनट सेकंडों में 1800 सेकंड होते हैं। बदलने का तरीका समझा दिया, क्योंकि फासला मालूम करना था। किसका फासले का फार्मूला? S = VT। किसका फासला है? एस्ट्रोनॉट का। तो यहाँ पे स्पीड हम एस्ट्रोनॉट यानी VA लगा देंगे, और VA की वैल्यू हमारे पास ये है, सिंपली ये यहाँ पे लगाएं। T की वैल्यू ये है, यहाँ पर लगाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सिंपली अब वैल्यू लगाएं। S = अब एस्ट्रोनॉट का डिस्टेंस है, डिस्टेंस एस्ट्रोनॉट का यहाँ पे VA लगाएं और इन वैल्यूज़ को पुट करें। अच्छा, ये माइनस साइन आपने नहीं पुट करना, वहाँ पे सिंपल कीमत पुट करनी है, और इसे भी हम आखिर में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, साइंसी तरकीब में, क्योंकि आंसर साइंसी तरकीब में है। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन साइंसी तरकीब वाला आंसर हम आखिर में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे S की वैल्यू फाइंड कर लें। हाँ जी, डिस्टेंस एस्ट्रोनॉट का फाइंड करना है, तो VA की वैल्यू क्या है? VA की वैल्यू है 0.015, ये वैल्यू है। T कितना है हमारे पास? T है 1800। कैलकुलेटर उठाएं, उठाने के बाद इसे और इसे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे लिख दें, और साथ फासले का यूनिट कितना है वो लिख दें। इसे कैलकुलेटर उठा के जब मल्टीप्लाई किया, आंसर 27 आएगा। दिस इज योर आंसर, डेट इज योर आंसर। अच्छा, इसे अब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लें। इस पॉइंट को आप इधर शिफ्ट कर दें। जैसे ही पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, कितने नंबर चले? 1 2, तो 10 की ताकत -2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम
ये लेफ्ट साइड पे पॉइंट है, इसे राइट पे लेके जा रहे हैं। लेफ्ट से जब भी राइट पे जाएंगे तो माइनस में आएगा। कितने नंबर चलेंगे? 1 2। यानी क्या मतलब हुआ? आप 2 नंबर से पॉइंट को उठा के यहां पे जब लिखेंगे 1 2, 2 नंबर चलेंगे लेफ्ट से राइट। तो क्या, आइए देखते हैं कैसे। पॉइंट इधर शिफ्ट 1 2, 1 2, यानी आप 2 नंबर चलें तो 10 की ताकत -2 हो। That is your answer. 1.5 multiplied by 10 raised power -2 मीटर पर सेकेंड। तो इस सवाल के अंदर बेसिकली हमने VA मालूम करना था, जो कि ये VA की वैल्यू आ चुकी है, एस्ट्रोनॉट की स्पीड। दूसरे नंबर पर हमने डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना था, तो S भी हमने फाइंड कर लिया है 27 मीटर। यानी ये और ये दोनों ही आप इसे निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, तभी जाके ये न्यूमेरिकल मुकम्मल हो जाएगा। याद रहे, ये यूनिट लगाना कभी भी ना भूलिए, क्योंकि ये यूनिट ही हैं जिसके नंबर पूरे आते हैं जिन बच्चों की। हाँ जी, न्यूमेरिकल नंबर 6 में एक मालगाड़ी है, उसकी एक बोगी जिसका मास इतना है, इस स्पीड से हरकत कर रही है। फॉर एग्जांपल ये हरे कलर वाली जो आपको मार्कर नज़र आ रही है, ये वो बोगी है जिसका मास ये है, इतनी स्पीड है, ये ऐसे मूव कर रही है। पीछे से एक और बोगी जो है, उसका मास इतना है, स्पीड इतनी है, हरकत करती पीछे से आकर पहली बोगी से टकराती है। क्या मतलब हुआ कि जैसे ये बोगी पहले जा रही है तो पीछे से एक और आती है बोगी, जैसे ये बोगी आ गई पीछे से, आके इसके साथ टकरा गई और ऐसे आके जुड़ जाती है, और इसके साथ जुड़ जाती है। आप ये चेक कर सकते हैं, जुड़ने के बाद दोनों बोगियों की मुश्तरका वेलोसिटी, यानी जब ये जुड़ जाती है तो इनकी मुश्तरका वेलोसिटी क्या होगी, यही मालूम करना है। तो यहाँ पे वही बात है जी, एक बोगी है, इतना मास है, इतनी स्पीड है, एंड अदर बोगी जो है वो साफ ज़ाहिर उसका मास ये है, स्पीड उसकी ये है, कोलाइड विद द फर्स्ट, पहले के साथ टकराती है, कपल्स टू इट, जुड़ जाती है। फाइंड कॉमन वेलोसिटी, यानी कि हमने मुश्तरका वेलोसिटी या फिर कॉमन वेलोसिटी जो है मालूम करनी है आफ्टर दे बिकम कपल्ड, जब वो जुड़ जाती हैं, यानी कि जब ये दोनों जुड़ जाएंगी आपके पास, तो इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी जब ये चल रही होंगी, तो ये हमने मालूम कर। स्टूडेंट्स, मुझसे एक दफ़ा किसी ने पूछा कि ये हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, क्या इसकी कोई एप्लीकेशन भी है? क्या रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, डेली बेसिस या डेली लाइफ के अंदर इसकी कोई एप्लीकेशन है, कोई इतलाक है? तो मैंने उसे जवाब दिया, आइए आज आप भी सीखिए कि फ़िज़िक्स की कितनी एप्लीकेशंस हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, ड्रामों में देखा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा, ख़बरों के अंदर ये बात पढ़ी होगी कि 2 बॉडीज़ हैं, उनके दरमियान तसादम हुआ या वो टकराने के बाद एक दूसरे के साथ वो जुड़ गई, कपल हो गई, एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद सारा वो मामला हुआ। तो आइए, ये फिल्मी जो सीन है, ये ड्रामों के अंदर सीन है, ये रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हज़ार दफ़ा माफ़ करे, उसके अंदर जब 2 बॉडीज़ टकराती हैं, टकराने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, 2 कारें, 2 बसें, 2 ट्रेन की बोगीज़, रेलवे ट्रेन है, ये जो ट्रेन है उसकी बोगियां होती हैं, जब वो जुड़ जाती हैं उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है? देखिए फिर फिजिक्स कैसे इन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.6 3.6 फिजिक्स का, आइए सीखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मालगाड़ी आप समझते हैं, जिसे रेलगाड़ी भी कहा जाता है, उसकी एक बोगी है, बोगी। मसलन एक मालगाड़ी के अंदर 15 से 16 वो खाने बने होते हैं, 15-16 डब्बे होते हैं जिनके नीचे, तो ये उसे बोगी कहा जाता है। ये एक बोगी है जिसका मास ये दिया हुआ है, स्पीड v1 भी दी हुई है। अच्छा, ये मूव कर रही है। अच्छा, पीछे से एक बोगी आती है जिसकी स्पीड 1.2 यकीनन इस स्पीड से ज़्यादा है, यानी तेज़ी से आती है, जिसका मास दिया गया है, आके इससे टकराती है, टकरा के दोनों ही इकट्ठी हो जाती है। ये चेक कर सकते हैं, दोनों कपल्ड हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है, ऐसे अटैच हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। डियर स्टूडेंट्स, जब ये दोनों अटैच होती हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है ये M1 M2 पहले अलग-अलग मास थे, अब ये एक ही मास माना जाएगा, यानी M1 प्लस M2, क्योंकि ये दोनों जुड़ गई M1 प्लस M2।
अब साफ ज़ाहिर है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मुश्तरका होगी या कॉमन होगी, दोनों इकट्ठी ही या इधर मूव करेंगी या इधर मूव करेंगी, तो अलहदा अलहदा नहीं होंगी, क्योंकि अब पहले ये अलहदा अलहदा थी। जब अलहदा अलहदा थी तो इसकी स्पीड अपनी थी v2 थी, इसकी अपनी v1 थी। जब दोनों टकराने के बाद या फिर जुड़ने के बाद, आफ्टर कपलिंग, कपल से मुराद होता है इकट्ठे हो जाना। आपने वो देखा होगा, एक शादीशुदा जब लड़के और लड़की की शादी हो जाए तो हम उन्हें कपल कहते हैं, यानी कि वो इकट्ठे रहते हैं लड़का और लड़की। तो इसी तरह कपल्स होते हैं, कपल का मतलब है जुड़ जाना। आफ्टर कपलिंग, जुड़ने के बाद जब ये दोनों जुड़ गई हैं, अब ये अलहदा अलहदा नहीं रही, इनका मास भी इकट्ठा माना जाएगा, यानी m1 प्लस m2 ये वाला ये, और मुश्तरका वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी भी माना जाएगा। तो हमने कॉमन वेलोसिटी v ही फाइंड करनी है। तरीकाकार क्या होगा, जुड़ने से पहले टोटल मोमेंटम बराबर होगा जुड़ने के बाद टोटल मोमेंटम, यानी कि बिफोर कपलिंग, यानी जुड़ने से पहले टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम m1 v1। मोमेंटम क्या होता है, मास को वेलोसिटी से ज़रब दे दें, m1 v1। ये तो सिर्फ इसका है, टोटल कैसे आएगा, m2 v2 और m1 v1 को जमा कर दें, m1 v1 जमा m2 v2, यानी जुड़ने से पहले टोटल मोमेंटम m1 v1 जमा m2 v2। तो जुड़ने के बाद क्या होगा, इस मास को इस सिंपल वेलोसिटी से ज़रब दे दें। आइए सीखते हैं कैसे। बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप, कोई दो राय नहीं है। टोटल पी से मुराद है मोमेंटम बिफोर कपलिंग, यानी बिफोर कपलिंग जुड़ने से पहले टोटल मोमेंटम बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कपलिंग, यानी जुड़ने के जो बाद जो मोमेंटम है उसके, तो जुड़ने से पहले जो टोटल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1। मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, इसका मोमेंटम जमा इसका मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2। चेक कर सकते हैं आप, ये जुड़ने से पहले है, यानी जुड़ने से पहले, यहां पे ये नहीं जुड़े हुए, तो m1 v1। अच्छा, जुड़ने के बाद क्या होगा, जब जुड़ गए हैं मोमेंटम क्या होता है, मास को वेलोसिटी से ज़रब दें। मास कितना है, m1 प्लस m2, वेलोसिटी कितनी है v, सिंपल इसे इससे ज़रब दे दें। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने ये कॉमन वेलोसिटी यानी ये मुश्तरका इसकी जो स्पीड है v फाइंड करना है, ये चीज। तो m1 प्लस m2 को किधर ले जाएंगे, दूसरी तरफ, m1 जमा m2 इसके साथ ज़रब खा रहा है, उधर जाके बटे में चला जाएगा, ये इधर आ जाए। जी, ये है वो फार्मूला जिसके अंदर हमने कीमतें लगानी है। इस फार्मूले के अंदर तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम m1 की जगह पे m1 की ये वाली वैल्यू लगाएं, v1 की जगह पे ये वैल्यू लगाएं, m2 की जगह पे ये वैल्यू लगाएं, v2 की जगह पे आप सिंपल वैल्यू लगाएं।
वैल्यू लगाने के बाद आपके पास कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। आइए वैल्यू लगाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर हमारा बनता है। लेट अस स्टार्ट। इस v को हम सिंपली यहां पे लिख लेंगे। m1 की जहां पे हम ये वैल्यू लगाएंगे, v1 की जहां पे ये 0.8, v2 की वैल्यू 1.2, आप चेक कर सकते हैं हमने m1 की जगह पर, ये m1 है, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लगा दी, v1 की जगह पे ये वाली वैल्यू लगाई, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। नेक्स्ट m2 है, m2 की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लगा दी, v2 की जगह पे हमने 1.2, और ये जो v है वो हमने लेफ्ट साइड पे लिख लिया। बटे में क्या है, m1 प्लस m2, यानी कि अब बटे में m1 प्लस m2 लिखेंगे, ये बटा है। m1 कितना है, ये रहा, m2 कितना है, वो रहा, लिखें जी वहां पर। व्हाट इज m2? आप चेक कर सकते हैं, सिंपल हमारे पास ये आ चुका है, सेम यानी कि चीज़ें हैं। इसे आप हल करें, कॉमन वेलोसिटी का जो आपके पास आंसर आएगा 1.03 मीटर पर सेकंड। आप सिंपली इतना काम करने के बाद सिर्फ एक बात लिखें, आफ्टर सोल्विंग, v का आंसर कितना आएगा जी, v का आंसर आएगा 1.03 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटर से जब सवाल को हल करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, इसे साफ ज़ाहिर है इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो आंसर आया था उसके अंदर प्लस कर देना ये वाला आंसर, बटे में ये वाली चीज़ें करने के बाद 1.03 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। यही आपके पास आंसर आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं 1 पॉइंट। बस आप इतना काम कर दें। अच्छा, अब कई बच्चों का ये सवाल होगा, सर आपने तस्वीरें बनाई हैं, क्या हमने ये पिक्चर बनानी है? मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात की है। आप ये तस्वीरें वगैरह ना बनाएं, सिंपल m1 लिखें, m2 लिखें, v1 लिखें, v2 लिखें, जैसे खुलासों में हल किए हुए हैं सवाल वैसे कर लें। मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए सारी मेहनत की है जी, ताकि आपको बात समझ आए। नेक्स्ट जी, 55 किलोग्राम मास का साइकिल सवार जो है 5 किलोग्राम मास के बाईसाइकिल की सवारी करता है, यानी 5 किलोग्राम ये बाईसाइकिल का मास है, 5 किलोग्राम। अच्छा, जो साइकिल सवार है वो साफ ज़ाहिर है जी बाईसाइकिल का मास है, तो इसे हम एम बी लिखेंगे। एम बी, बी से मुराद होता है बाईसाइकिल। एम बी 5 किलोग्राम है। अच्छा, जो एक 55 किलोग्राम मास का साइकिल सवार, जो साइकिल सवार है यानी जो साइकिल चलाता है, एम सी उसे लिखेंगे, एम सी, क्योंकि वो साइकिलिस्ट है। सी से मुराद साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट से मुराद वो साइकिल चलाता है, यानी कि साइकिलिस्ट का जो मास है वो 55 किलोग्राम है। इसे एम सी आप जाहिर करेंगे। एम सी जो है वो 55 किलोग्राम है। अच्छा, होता क्या है जी, वो रेस्ट की हालत यानी इब्तदाई स्पीड आपकी 0 होगी और 8 सेकंड तक, यानी कि टाइम आपका दिया 8 सेकंड तक, 90 न्यूटन की फोर्स एफ लगाता है। अब वो अगले 8 सेकंड तक यकसा स्पीड, यानी यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है जी, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगले 8 सेकंड, 8 सेकंड मजीद के लिए साइकिल सवार का कुल तय करता फासला फाइंड करें।
यानी बात ये है 55 किलोग्राम उस साइकिलिस्ट यानी उस बंदे का वेट है जो साइकिल चला रहा है। बाईसाइकिल का मास जो है वो 5 किलोग्राम है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी वी आई आपके पास 0 है। इसी तरह अप्लाइज अ फोर्स 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड, यानी ये पहली इंफॉर्मेशन है। इसके बाद ही कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड, v इज इक्वल टू कांस्टेंट है आपके पास। अनदर 8 सेकेंड 8 टाइम, और ये 8 सेकेंड दिया हुआ था जब फोर्स 90 न्यूटन थी, ये 8 सेकेंड तब दिए हुए हैं जब स्पीड कांस्टेंट है। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, बड़ा अहम न्यूमेरिकल है, बड़ा कंसेप्चुअल है, बड़े अच्छे तरीके से मैंने हल किया है। जरूर देखिए, वॉच कीजिए, वीडियो एंजॉय करें। न्यूमेरिकल नंबर 3.7 बड़ा ही अहम न्यूमेरिकल है। इसमें यह कहा गया है कि एक साइकिल सवार है, साइकिल का जो मास है वो 55 किलोग्राम है, और जो साइकिल सवार है, जो साइकिलिस्ट है, जो साइकिल चलाने वाला है, उसका 5 kg वेट है, 5 किलोग्राम मास है। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि वो साइकिल सवार 8 सेकंड के लिए 90 न्यूटन फोर्स लगाता है, 8 सेकंड के लिए। अच्छा, जब फोर्स का तस्वर आ जाता है तो फिर इससे मुराद है उस साइकिल के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। लेकिन अगले 8 सेकंड के लिए वो साइकिल सवार कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। कांस्टेंट वेलोसिटी अगर हो, कांस्टेंट स्पीड हो अगर, तो एक्सेलरेशन 0 होता है। क्या मतलब? पहले 8 सेकंड के लिए वो फोर्स लगाता है, इसका मतलब ये हुआ पहले 8 सेकंड के लिए बाईसाइकिल के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। लेकिन अगले 8 सेकंड के लिए, अनदर 8 सेकंड, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। क्या मतलब? जब स्पीड कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। इससे मुराद क्या हुआ? अगले 8 सेकंड के लिए वो 0 एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। पहले 8 सेकंड के लिए क्योंकि फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। पहले 8 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन के साथ, अगले 8 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन के बगैर। तो कितना कुल फासला वो तय करता है, टोटल डिस्टेंस वो कितना तय करता है, टोटल डिस्टेंस। तो सिंपल क्वेश्चन है, 8 सेकंड जब एक्सेलरेशन है तब का फासला, जमा जब वो 8 सेकंड जब एक्सेलरेशन नहीं है तब का फासला। जब एक्सेलरेशन होगा तब एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है। बस डिस्टेंस निकालें और जमा कर दें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये साइकिल है, और साइकिल, ये जो 2 टायर लगे हुए हैं, साइकिल का मास है 55 किलोग्राम, जबकि इसके ऊपर जो ये लड़का बैठा हुआ है इसे बाईसाइकिलिस्ट मीन साइकिल चलाने वाला, साइकिल सवार, बी से मुराद बाईसाइकिलिस्ट है, इसका मास 5 किलोग्राम है। तो टोटल मास कितना हो गया? 55 जमा 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 60 किलोग्राम। अच्छा, ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी कि पहले ये रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, फिर ये साइकिल स्टार्ट करता है। रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तदाई स्पीड वो 0 होगी, क्योंकि वो रेस्ट का मतलब होता है सुकून में, आराम में वो खड़ा है, वो रेस्ट में है, तो वी आई 0 होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या करता है? वो पहले 8 सेकंड में 90 न्यूटन फोर्स लगाता है। इसका मतलब क्या हो? फोर्स 90 न्यूटन लगाता है पहले 8 सेकंड के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, यानी जब ये फासला तय करता है S1, इस फासले के दौरान वो 90 न्यूटन फोर्स लगाता है, तो इस S1 के दौरान उसके अंदर एक्सेलरेशन A पैदा होगा। क्यों? क्योंकि F = ma होता है, और F 90 न्यूटन लग रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये बात याद रहनी चाहिए। लेकिन फिर वो क्या करता है? एन अदर 8 सेकेंड, अगले 8 सेकेंड के लिए क्या करता है? कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, यानी पहले 8 सेकेंड में 90 न्यूटन फोर्स क्योंकि वो इसके ऊपर साइकिल पे लगाता है, तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। हियर एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। लेकिन यहां पर 8 सेकेंड के लिए, अनदर 8 सेकेंड के लिए
वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो क्या मतलब, जब एक्सेलरेशन बाइसाइकिल में है तब का फासला जमा जब एक्सेलरेशन नहीं है यानी कांस्टेंट स्पीड है तब का फासला। टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक हमने मालूम करना है। आइए फाइंड करते हैं। बड़ा ही ये इजी बन गया। तो हमारे पास क्या सीन है जी, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2। S1 जब फासला है तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है S1 के दौरान एक्सेलरेशन पैदा होगा। एज फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन वो लगाएं जिसमें एक्सेलरेशन आता है। और S2 क्या है, सिंस साइक्लिस्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है, v कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये बात मैंने आपको बार बार समझाई है। तो यहां पे हम S2 की वो वाली इक्वेशन लगाएंगे जहां पे एक्सेलरेशन नहीं आता। आइए फिर सीखते हैं। लो जी, हमारा मामला हल हो चुका है। यहां पे हमने सिंपली vt यानी कांस्टेंट स्पीड है, S2 इज इक्वल टू वी वाली इक्वेशन लगाई। यहां पे एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है तो हमने S1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ये वाला आ रहा है, एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई। वैसे भी अगर a को यहां पे जीरो पुट करें, यही मुसावात ये बन जाएगी। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर लिख भी ली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपल आपने वैल्यूज लगानी है, आपका काम हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन क्योंकि हमारे पास है नहीं है तो एक्सेलरेशन सबसे पहले हम यहां पे फाइंड करेंगे। तो आइए एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, लेट अस स्टार्ट। ए होता है F ओवर M। F कितना है 90, M कितना है, टोटल जो मास है आपके पास 60, तो 90 और 60 कर दें, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। जी, 3 का पहाड़ा पड़े, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो एक्सेलरेशन हमारे पास 3/2 mst माइनस 2 आ चुका है। आखिर क्या जरूरत थी हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने की, ऐसी हमें क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि यहां पे a आ रहा है, t की जहां पे 8 लगाएंगे, इधर t की जहां पे 8 लगाएंगे, vi हमारे पास 0 है। सिंपल वैल्यूज लगाएं, S1 फाइंड आउट करें। लेट वी स्टार्ट S1। ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि vi जब जीरो यहां पे लगाएंगे ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। अब प्लस आगे इनकी वैल्यूज लगाएंगे। जी, तो अब हम इसे हल करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है, बटा सिंपली 3 इंटू 64, 2 2 4। यकीनन आपको बात समझ आ रही होगी। 4 को जब 15 से ज़रब देते हैं 60 बनता है, 4 को 16 से ज़रब देंगे 64 बन जाएगा। तो ये कितना बन गया? 16 को 3 से ज़रब देंगे 48। लो जी, S1 आ चुका है। क्या मतलब हुआ? जब एक्सेलरेशन होगा बॉडी में तो फासला
8 सेकंड के अंदर, 8 सेकंड के अंदर 48 मीटर। और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तब फासला कैलकुलेट करें। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। हमने S1 प्लस S2 फाइंड करना है। जब एक्सेलरेशन होगा तब का फासला, जमा जब एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है, तब का फासला। लेट अस कैलकुलेट S2। S2 कैलकुलेट करेंगे। साफ जाहिर है यहाँ पे VI इब्तदाई स्पीड थी, तो साफ जाहिर है जब ये फासला ये तय करे, कांस्टेंट स्पीड है, ये VI 0 थी यहाँ पे जब वो रुका हुआ था, नहीं चल रहा था, यानी कि क्या मतलब कि जब यहाँ पे रेस्ट में था VI 0 थी। अब इस फार्मूले के अंदर हमने VF लगाना है, क्योंकि ये अनदर 8 सेकंड, यानी यहाँ के बाद, यानी इस जब इब्तदाई स्पीड 0 थी, रेस्ट में था, उसके बाद की बात है, यानी हमने VF लगाना है। इस जगह पे फाइनल वेलोसिटी लगाएंगे। तो लेट अस कैलकुलेट VF। आइए VF को कैलकुलेट करते हैं। सिंपल हमारे पास आंसर होगा, यहां पे VF लगाएंगे, VF इज इक्वल टू VI। सिंपली यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। VI कितना है? इब्तदाई स्पीड कितनी थी? 0 है। आप न्यूमेरिकल का डाटा उठा के देखें। A की वैल्यू कितनी है? सिंपली 3/2 लगा दें। T की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो वैल्यू लगा दें। A की वैल्यू 3/2। एंड व्हाट इज T है 8 सेकंड। दो ज़रब 4, 4 ज़रब 3, 12। हमारे पास VF 12 मीटर पर सेकंड आ चुका है, 12 आ चुका है MS की माइनस। आखिर क्या जरूरत है हमें VF फाइंड करने की? क्योंकि हमारे पास S2 के फार्मूले के अंदर VF हमने मालूम किया ही इस वजह से है कि हम VF की वैल्यू यहां पे लगाएं। डियर स्टूडेंट्स, VF की वैल्यू 12 यहां पे लगेगी। टाइम साफ ज़ाहिर है ये अनदर 8 सेकंड है, तो हम इन वैल्यूज़ को लगा के सिंपल आंसर फाइंड आउट करेंगे। VF इज इक्वल टू 12। जी, जब 12 को हम 8 से ज़रब देंगे तो कितना बनेगा? यकीनन 96 बनेगा। 12 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 96, यानी 96 मीटर बनता है ये। What is S2? S2 is equal to 96 मीटर। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं। क्या हमारा आंसर S1 है? नहीं। हमारा आंसर क्या है? हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, S1 प्लस S2। टोटल डिस्टेंस हम मालूम कर लें, डेट विल बी आवर आंसर। आइए टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। D इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 कितना है? S1 कितना है? 48। S2 कितना है? 96। लगाएं कीमतें यहां पर। 48 जमा 96 कितना हो गया? ये सिंपल 144 बनता है। 144 इज योर रिक्वायर्ड टोटल डिस्टेंस। ये 144 फासला है। यानी क्या मतलब? एक्सेलरेशन के साथ 48 मीटर, कांस्टेंट स्पीड के साथ 96 मीटर उसने फासला तय किया उस साइकिल सवार में। इन्हें ऐड करेंगे तो 144 बन रहा है, 144। क्या ये लिखना ठीक है? क्या ये आंसर ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साथ यूनिट नहीं लगा हुआ। डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का या फासले का यूनिट मीटर होता है। 7 मीटर लगाएं यहां पर। आपका जवाब रेडी है, तैयार है, आंसर आ चुका है। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर
8 क्या है, 0.4 किलोग्राम का एक गेंद 1.8 मीटर की बुलंदी से फर्श पर गिराया जाता है। यानी कि ये गेंद है, ये यहाँ पे फर्श पे गिराया जाएगा। साफ जारी जब गिरेगा तो ये मजीद फिर दोबारा ऊपर की तरफ भी उछलेगा। ठीक है जी। गेंद अमूदन ऊपर की तरफ 0.8 मीटर तक उछलता है। यानी दोबारा 0 फर्श की बाल पर लगाई गई इंपल्स, यानी इंपल्स से मुराद होता है आई। इंपल्स, इंपल्स को इंपल्स ऐसे जाहिर करते हैं, इसे आई से जाहिर करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इंपल्स का कुलिया होता है आई इज इक्वल टू एम v2 माइनस v1। ये सिंपल है। तो ये हम इसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह इंग्लिश मीडियम का जो बच्चे हैं वो देख लें भी अपनी किताब से। जी तो डियर स्टूडेंट, एक बॉल है, आपने 1.8 मीटर 1.8 मीटर की बुलंदी से आपने जैसे ही बॉल को छोड़ा फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, कितनी बुलंदी थी, यानी 1.8 मीटर की बुलंदी से आपने बॉल को फर्श पर छोड़ा, वो नीचे गया, गिर के फिर बाउंस किया, फिर उछला, वो बॉल उछलकर 0.8 मीटर की हाइट तक आ गया। क्या मतलब, ये बॉल है, कितनी बुलंदी, हाइट 1.8 मीटर, यहां से आपने बॉल को छोड़ा, ये नीचे गया, जैसे ही यहां पर फर्श के साथ टकराया, टकराने के बाद दोबारा ये ऊपर हाइट h2 यहां तक 0.8 मीटर तक आ गया। यानी वो बॉल 1.8 मीटर, यानी जमीन से 1.8 मीटर बुलंदी से उसे यहां से छोड़ा गया, वो बॉल नीचे आया, नीचे आने के बाद यहां पे फ्लोर के ऊपर टकराया, टकराने के बाद उसने दोबारा हाइट यहां तक उभरा, यहां तक उछला, बाउंस किया। ये कितनी हाइट थी h2, 0.8 मीटर। तो हमने करना क्या है, व्हाट वी हैव डू, उस बॉल का मास है 0.4 किलोग्राम, चेक कर सकते हैं आप, 0.4 किलोग्राम, h1 हाइट 1.8 मीटर, और जब वो रिबाउंस करके दोबारा उछला ज़मीन से, उसकी हाइट है 0.8 मीटर। आपने क्या करना है, आपने इंपल्स फाइंड करना है। इंपल्स आई से जाहिर किया जाता है। इंपल्स बराबर होता है मोमेंटम में तब्दीली, यानी mv2 माइनस mv1, या सिंपली हम लिखेंगे m इंटू v2 माइनस v1, यानी कि मोमेंटम में तब्दीली। तो हमारे पास जब हमने इंपल्स मालूम करना है, आई को फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू हमारे पास 0.4 है, लेकिन v1 और v2 इसकी कीमत नहीं है, ना v1 की है ना v2 की है। हम v1 और v2 की वैल्यू पहले मालूम करेंगे, उसके बाद हम इन वैल्यूज को v1 और v2 को यहां पर लगा देंगे। तो तरीकाकार क्या होगा, फॉर v1 पहले v1 फाइंड करते हैं। जी बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप, यहां से हम इस सारे अमल से v1 मालूम कर लेंगे, इधर से हम v2 फाइंड कर लेंगे। जो हाइट h1 है 1.8 मीटर, h1 से 1 वाली चीजें यानी v1 फाइंड कर लेंगे, और हाइट h2 है तो यहां से हम 2 वाली चीजें फाइंड कर लें यानी v2। आइए कैसे करते हैं। याद रहे आपको कि हर वक्त हर जगह पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, चाहे इस हाइट पर बॉल है या फिर इस हाइट पर बॉल है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर भी ये फार्मूला हम यहां पर लगाएंगे और अपना क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। लेट अस स्टार्ट। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है, पोटेंशियल एनर्जी का mgh होता है। ये फार्मूला लगाएं और हल करें। फार्मूला लगा लिया काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² mgh, क्योंकि h1 है, हाइट h1 है और v1 फाइंड करना है, तो यहां पे नीचे 1 लगा देंगे। ये 2 है, 2 इधर चला जाएगा।
V1 स्क्वायर है, लिहाजा हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, जजर ले लेंगे ताकि V1 की वैल्यू आ जाए। अब सिंपली यहां पे आप वैल्यू पुट करें। लो जी, हमारे पास यहां पे V1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह V2 का हम कर लें, फिर हम दोनों वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। V2 के ऊपर आइएगा, यानी यहां पे आ जाए, सिंपली यहां पे 2 2 लगा देंगे आप। सिंपली फार्मूला यहां पे 2G, इधर V1 है तो H1, इधर V2 है H2 है। H2 की जहां पे 0.8 लगाएं, ये वाला। H1 की जहां पर 1.8 लगाएं। बाकी इसे हल करके कैलकुलेटर उठाएं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट का बटन दबाएं। कैलकुलेटर उठा के यहां पे भी इन तीनों को ज़रब करें और स्क्वायर रूट का बटन दबाएं, देखें आंसर क्या बनता है। ये तो डियर स्टूडेंट, इसे आप सिंपली हल करने का तरीका मैं बताता हूं। आप पॉइंट को ख़त्म कर दें। जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो उसकी जहाँ 1 आएगा, बाकी की जहाँ 0 आएगा। हाँ जी, पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट की जहाँ पे 1 आएगा और बाकी हम 8 की जहाँ पे 0 लिख देंगे। ये 10 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 18 ज़रब 2, 18 ज़रब 2 36 का जज़र। हाँ जी, 36 का जज़र कितना होगा? 36 का जज़र कितना होगा? सिंपली 6 होगा। तो 6 के साथ आप मीटर पर सेकंड लगा देंगे क्योंकि ये स्पीड है। इसी तरह से यहां पे चेक कीजिएगा, पॉइंट ख़त्म तो उसकी यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0, ये 10 इससे कैंसिल हो गया। 10 से 8 ज़रब 2 16, 16 का जज़र 4 होता है। क्या ये हमारे आंसर्स हैं? नहीं, ये आंसर नहीं है हमारे, ये वाले बिल्कुल भी हमारे आंसर नहीं है। V1 और V2 नहीं है, हमने इम्पल्स मालूम करना है। इम्पल्स यानी I इज इक्वल टू M इंटू V2 माइनस V1। तो सिंपली इन वैल्यूज को हम यहां पे लगाएंगे। I इज इक्वल टू M कितना है? 0.4 है। I इज इक्वल टू M, व्हाट इज V2 एंड व्हाट इज V1? V2 और V1 कितना है अभी हमने कैलकुलेट किए हैं जी। V2 हमारे पास है 4, V1 कितना है? 6। जी स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि इस बाल की स्पीड जो है या वेलोसिटी की जो सिमत है वो नीचे की तरफ है, यानी ये बाल नीचे आके यहाँ पे जब फर्श के साथ टकराएगा, यानी इसकी स्पीड की सिमत ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर इसकी स्पीड जो है, इसकी सिमत जो है वो ऊपर की तरफ है। ये बाल नीचे टकराने के बाद ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। लिहाजा हम इसे नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे जी। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी कि हमने बेसिकली असल में ये मोशन थी, असल में ये स्पीड थी। तो ये नीचे की तरफ थी, बाल नीचे की तरफ आ रहा था,
ये क्योंकि ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, इसीलिए हमने इसे नेगेटिव लिया। ये ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव है। एक फिर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अब इन वैल्यूज़ को V1 की और V2 की वैल्यूज़ को यहाँ पर लगा दें और M की इस वैल्यू को आप यहाँ पर लगा दें, आपके पास इम्पल्स आ जाएगा। आइए हम अब वैल्यूज़ यहाँ पर लगाते हैं, सारे बच्चे चेक करेंगे, बड़ा ही इजी है। माइनस ये वाला हमारे पास आ चुका है, याद रहे ये माइनस जो है ये फार्मूले वाला माइनस है। अब V1 भी माइनस है, तो ये माइनस जब -6 यहाँ पे लगाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस जब यहाँ पे -6 लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा। 0.4 ये इशारिया जो है वो खत्म करेंगे, इधर 1 आ गया, इसकी यहाँ 0 आ गया, 10 से कैंसिल हो गया। हमारे पास इंपल्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? इंपल्स की वैल्यू आ चुकी है 4, लेकिन यहाँ पे आपने इसके साथ यूनिट लाजमी लगाना है। असल में यहाँ से ये अशारिया हमने जब ख़त्म किया तो अशारिये की जहाँ पे 1 आ गया, इसकी जहाँ पे 0 आ गया, ये 10 से कैंसिल हो गया, 4 बच गया। इंपल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड होता है। अगर आप वो यूनिट यहाँ नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, यानी कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, एक नंबर काट लिया जाएगा। आइए यूनिट लगाते हैं। जी यही आपका आंसर है। ये इंपल्स की वैल्यू है 4 न्यूटन सेकंड। अच्छा, इसकी सिमत पूछी हुई थी, सिमत क्या है? साफ जाहिर है जो 4 है, जो हमारे पास 4 है, ये पॉजिटिव है, ये जमा का है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो सीमत ऊपर की तरफ होगी। जैसे यहाँ पे V2 की सीमत क्योंकि ऊपर की तरफ थी तो हमने ये पॉजिटिव लिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड। इसी तरह इंपल्स की कीमत आ गई है पॉजिटिव जमा, इसका मतलब है इसकी सीमत या डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। जी ये दो ही तकाजे थे, ये दो ही क्वेश्चन के अंदर ये दो चीज़ें पूछी गई थी। एक तो इंपल्स की वैल्यू 4 न्यूटन सेकंड, डायरेक्शन अपवर्ड। तो जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे सिमत ऊपर की तरफ, सिमत ऊपर की तरफ। आप चेक कर सकते हैं, यू कैन इजीली चेक कि हमारे पास आंसर आ गया है। यही दो हमारे तकाजे थे, रिक्वायरमेंट्स थी। इसी तरह से 3.9 आखिरी न्यूमेरिकल है जी। 0.2 किलोग्राम और 0.4 किलोग्राम के दो बाल हैं 0.2 और 0.4 बिल तरतीब, जिनकी स्पीड 20 है और 5 है। जो 0.2 वाला है उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, 0.4 वाला है उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। बिल तरतीब के लिए अंग्रेज़ी के लिए लफ्ज़ रिस्पेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है, रिस्पेक्टिवली। तो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, टकराव के बाद 0.2 किलोग्राम यानी इसकी स्पीड की वेलोसिटी इतनी होती है 6 मीटर पर सेकंड। तो 0.4 किलोग्राम बाल की वेलोसिटी क्या होगी टकराव के बाद? न्यूमेरिकल नंबर 3.9 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। हमारे पास बेसिकली इसमें दो मास हैं, दो बाल्स हैं, M1 M2। उनका M1 मास दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है और उनकी इब्तदाई स्पीड V1 V2 दी हुई है। हाँ जी, क्या दी हुई है आइए चेक कीजिएगा। M1 0.2 किलोग्राम है, M2 0.4 किलोग्राम है, यानी ये दोनों बाल हैं जो कि जिसकी स्पीड V1 20 मीटर पर सेकंड है और V2 5 मीटर पर सेकंड है। दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं, यानी कि ऐसे करके मूव कर रहे हैं। इसकी स्पीड इस तरफ है, इसकी स्पीड इस तरफ है, तो दोनों जो बाल्स हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ मूव कर रही हैं। तो टकराने से पहले यानी बिफार कोलिजन
यानी जब ये बाल नहीं टकराई, इसकी स्पीड v1 20 मीटर पर सेकंड है, इसकी 5 मीटर पर सेकंड है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक दूसरे के मुखालिफ मूव कर रही हैं, अपोजिट मूव कर रही हैं, ऐसे करके मूव कर रही हैं, ऐसे करके, तो हम v2 को नेगेटिव लेंगे। माइनस इस वजह से लिया क्योंकि ये मुखालिफ। अच्छा, टकराने के बाद साफ जाहिर है इसकी स्पीड जो है वो तब्दील हो जाएगी। इसकी स्पीड है v1 डैश। टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 0.6 मीटर पर सेकंड। यानी 0.2 किलोग्राम वाला जो मास है उसकी स्पीड टकराने से पहले v1 वो 20 मीटर पर सेकंड थी, टकराने के बाद v1 डैश वो 0.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी साफ से टकराने के बाद ये स्पीड 20 से कम होकर इतनी रह गई। अब सवाल ये है कि टकराने के बाद v2 डैश कितना होगा। यानी v2 डैश से मुराद है टकराने के बाद m2 की वेलोसिटी क्या होगी, या टकराने के बाद 0.4 किलोग्राम जो बाल थी उसकी टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी v2 डैश। अच्छा, ये क्वेश्चन है, आइए हम इसे हल करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जरिए। बड़ा ही सिंपल था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? टकराने से पहले का मोमेंटम बराबर होगा टकराने के बाद का मोमेंटम। टकराने से पहले का मोमेंटम कितना होगा? टोटल मोमेंटम वो होगा टकराने से पहले इस अकेली बाल का हो जाएगा m1 v1, इस अकेली बाल का हो जाएगा m2 v2, लेकिन टोटल मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम यानी m1 v1 जमा इसका मोमेंटम m2 v2, ये टकराने से पहले होगा, बिफोर कोलिजन। आइए सीखते हैं। जी, देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम, यानी टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम है वो बराबर होगा आफ्टर कोलिजन। आप चेक कर सकते हैं, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम। ये न्यूमेरिकल हल करने के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। यानी बिफोर कोलिजन टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना है? टोटल मोमेंटम m1 v1, ये सिर्फ एक बाल का है। मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। m1 v1, इसका मोमेंटम कितना होगा? m2 v2, इनको जमा करेंगे तो वो टोटल मोमेंटम बनेगा टकराने से पहले। जी, तो टकराने के बाद टोटल मोमेंटम कितना होगा? m1 v1 डैश, ये एक बॉडी का है। टकराने के बाद जब बाल टकरा गई m1 v1 डैश, इसका कितना होगा? m2 v2 डैश। कुल टोटल मोमेंटम हमने पूछा हुआ है आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम, टकराने के बाद टोटल मोमेंटम, तो इन दोनों को जमा कर देंगे m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। जी, हमने v2 डैश फाइंड करना है, v2 डैश मालूम करना है, तो ये है v2 डैश। बाकी इस चीज को उठाएं और इधर ले आए, इधर ये प्लस हो रहा है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। हमने v2 डैश फाइंड करना है, तो m2, ये जो m2 आपको नजर आ रहा है, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ जरब हो रहा है, तो करेंगे क्या? हम m2 इधर बटे में आ जाएगा।
अब सिंपली M1 की जगह पे M1 की कीमत लगाएं, M2 की जगह पे M2 की कीमतें लगाएं, V1 की जगह पे ये V1 की ये कीमत लगाएं, V2 की जगह पे ये कीमत लगाएं। सारी कीमतें लगाने के बाद इसे हल करें, V2 डैश आ जाए। आइए कीमतें लगाते हैं। M1 V1, दिस इज M1 V1, यानी M1 V1, M1 0.2, V1 0, ये 20 प्लस M2 V2, M2 कितना है 0.4, V2 कितना है -5, माइनस M1 कितना है 0.2, ये कितना है 0.6, एंड व्हाट इज M2, M2 कितना है 0.4, V2 डैश वहां पर लिख ले या यहां पर लिख ले, बात एक ही है, हम यहां पर लिख लेते हैं। कैलकुलेटर उठाएं, सिंपली कैलकुलेटर उठाएं, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसे और इसे मल्टीप्लाई करें, जो इसका टोटल आंसर आएगा प्लस करके माइनस करके उसे 0.4 पे डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर उठाएंगे, इसे हल करेंगे, सिंपली आंसर V2 डैश का 2 मीटर पर सेकंड आएगा। कई बच्चे पूछेंगे सर क्या ये हम फिगर बनाएं या यहाँ पे वो डाटा लिख लें, फिगर भी बना लें और साथ वहाँ पे डाटा भी लिख लें, ये कौन सा को मुश्किल बात है। डाटा आप कैसे लिखेंगे, सिंपल M1 M2 की वैल्यूज़ वहाँ पे लिखनी है, V1 V2 की वैल्यू लिख लें, लिख के मैं दिखा देता हूँ, डाटा सब बच्चे देख लें कैसे डाटा लिखेंगे, आइए ये भी देख लें। जी सिंपली डाटा लिखा गया है, अगर ना भी लिखें तब भी काम चल जाएगा, ये डाटा लिख लें। ये मैंने सिर्फ तस्वीरें आपको समझाने के लिए अब बनाई थी, और ये आपका सलूशन है जो आप फार्मूले के नीचे ये सारी चीज़ें वो लिखेंगे और आंसर आ जाएगा।